हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। फिर आइसोमेरिज्म के कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, फिर हम लोग उसको भी पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके देखेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म को थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। ठीक, फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी 2 पार्ट्स हम लोग देखेंगे, कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल। बहुत लोगों को कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है या थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आज इस वीडियो में मैं वो भी क्लियर कर देने वाला हूँ। फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या उसी को सिस्ट्रांस बोलते हैं, और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर इनैंशियोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक ना, इसमें क्वाइट डिफरेंस होता है छोटा सा, वो भी मैं आपको लोग को बता दूंगा। देखो, आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म का मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने 3 डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। ठीक ना, पहला डेफिनेशन कहता है डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, ये डेफिनेशंस आइसोमर्स के हैं। ठीक ना, और वो आइसोमर्स मतलब वो फेनोमेना जो आइसोमर्स को एक्सप्लेन करे वही आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक ना, तो ये तीनों डेफिनेशन आइसोमर्स के हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमर्स आर कंपाउंड्स दैट कंटेन सेम एटम बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट वेज। देखो, तीनों का मतलब एक ही निकल रहा है। जैसे मैं पहले अगर डेफिनेशन को लिखूं और तुम लोग को समझाना चाहूँ तो कैसे आएगा, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, देखो, जैसे मान लो मैंने ये लिया CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन है ये। ठीक ना, एन ब्यूटेन। अगर इसी के जगह पे मैं ये कर दूं, अब बताओ, आइसोब्यूटेन सही है। अच्छा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा जरा बताना। मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से कार्बन काउंट करो, C4, बोलो H10, क्यों 3 3 6 6 4 10। ठीक, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, C4H10 ही आएगा। यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। चाहे तुम नॉर्मल ब्यूटेन लो चाहे तुम आइसोब्यूटेन लो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो वही पहले डेफिनेशन में बोला जा रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कंपाउंड्स। दोनों क्या हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स है। ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। ठीक ना, तो डिफरेंट कंपाउंड्स हो लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। एंड द फेनोमेना विच एक्सप्लेन्स द आइसोमर्स इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक, अगर सेकेंड डेफिनेशन को मैं देखूं तो वो भी यही कह रहा है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, C4H10, लेकिन उन दोनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, डिफरेंस है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक, आइसोमर्स आर कंपाउंड्स दैट कंटेन सेम एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट वेज। अगर मैं थर्ड डेफिनेशन की बात करूं तो ये कह रहा है आइसोमर्स आर कंपाउंड्स दैट कंटेन सेम एटम। यहाँ पे दैट कंटेन सेम एटम का मतलब ही हो गया कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। सेम एटम का मतलब 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, तो दोनों में ही 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो वही कह रहा है आइसोमर्स आर कंपाउंड दैट कंटेन सेम एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट वेज। बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट वेज मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज में बॉन्डेड रहे। जैसे यहाँ पर देख लो, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे देखो सेकंड वाला जो हमारे पास कार्बन है वो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे 1 2 एंड 3 जो सेकंड वाला कार्बन है वो 1 हाइड्रोजन और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पे एक ब्रांचिंग है और ये मेन चेन है। ठीक ना, तो वही कहना चाह रहा है आइसोमर्स आर कंपाउंड दैट कंटेन सेम एटम। कंटेन सेम एटम का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका क्या होगा, सेम होगा, बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट वेज। उसके जो एटम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में बॉन्डेड होंगे। ठीक, अच्छा,
तो ये हुआ आइसोमर्स का डेफिनेशन और आइसोमेरिज्म क्या होता है उसके बारे में। आप लोग के लिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे अगर देना चाहूँ तो देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा इथेनॉल, अच्छे से पढ़ा होगा। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH2 OH, ठीक है। अगर इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला आप लोग से मैं लिखवाऊँ तो आप लोग क्या लिखोगे? C2H3251 6O, यही लिखोगे आप लोग। इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला ये हो गया इथेनॉल का। मैं कहूँ इसी मॉलिकुलर फॉर्मूले को सेम बना करके मैं कोई डिफरेंट कंपाउंड लाना चाहूँ तो हाँ, मैं अच्छे से ला सकता हूँ। ये देखो CH3O CH3, इसका अगर आप लोग मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे? C2H6O। देखो दोनों सेम ही तो हैं, दोनों क्या हैं? सेम है, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, दोनों क्या है? सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला रख रहे हैं, बट ये एक अल्कोहल है और इसका क्या नाम हो जाएगा? डाईमिथाइल ईथर हो जाएगा। ये क्या जाएगा? डाईमिथाइल ईथर। यानी हम क्या कर रहे हैं? सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट द कंपाउंड्स आर डिफरेंट। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेना एग्जिबिटिंग आइसोमर्स इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक, यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आप लोग जानते हैं इथेनॉल अल्कोहल है और डाईमिथाइल ईथर है, इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ठीक ना। कई जगहों पे सेम भी हो जाती हैं, जैसे कि मान लो इथेनॉल को हम लोग सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं, डाईमिथाइल ईथर को भी सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं। ये एक अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक ना। अच्छा, थर्ड वाले डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं, आइसोमर्स आर कंपाउंड्स दैट कंटेन सेम एटम। कंटेन सेम एटम का मतलब अगर यहाँ पे कार्बन है 2 तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है 1 तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है 1, यहाँ पर हाइड्रोजन है 6 तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है 6। तो थर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स दैट कंटेन सेम एटम। सेम एटम का मतलब उनके मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट वेज। एक ने ऐसे बॉन्डिंग बनाई कि ये अल्कोहल बन गया और एक ने ऐसे बॉन्डिंग बनाई कि ये ईथर बन गया, ठीक है। चलो, आई थिंक इतना काफ़ी होगा आइसोमेरिज्म के इंट्रोडक्शन के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आइसोमेरिज्म को हम लोग कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को याद होगा, अभी मैंने बताया आप लोग को कि आइसोमेरिज्म को हम लोग बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, या इसी को हम लोग बोल रहे थे बेटा लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और यहाँ पर क्या लिखा था हमने? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलो देखते हैं। देखो दोनों है एक ही चीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल का मतलब लगभग एक ही होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल का अगर तुम लोग हिंदी में बोले तो शाब्दिक अर्थ अगर देखने जाओगे तो ये कनेक्टिविटी से शो करता है, ठीक ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म्स आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स विच डिफर इन कनेक्टिविटी, which differ in connectivity of atoms in a molecule, या in a molecule, आप लोग समझ जाओ इतना। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कनेक्टिविटी, ठीक ना। कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड का मतलब होता है कनेक्टिविटी, और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनके एटम्स के कनेक्टिविटी में डिफरेंस होता है, ठीक। और स्टीरियो आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं विच हैव द सेम कनेक्टिविटी, जिनकी कनेक्टिविटी तो सेम होती है, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, बट डिफर इन ओरिएंटेशन, इन स्पेस, ठीक ना। स्पेस में इनका कैसा ओरिएंटेशन है, यहाँ पर ये डिफरेंस लाता है।
लेकिन इनकी कनेक्टिविटी क्या होती है, सेम होती है। ठीक ना। आप लोग जानते होंगे स्टीरियो का मतलब क्या होता है। स्टीरियो एक ग्रीक वर्ड है, ये यहाँ से आया हुआ है स्टीरियोस से। स्टीरियोस का मतलब होता है सॉलिड। सॉलिड का मतलब कोई भी 3D चीज़। ठीक ना। तो यहाँ पे बेसिकली 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, बट वो स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। फिलहाल आप लोग ऐसा समझो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक ना। और देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल का मैं लोग कॉन्स्टिट्यूशन का मैं यहाँ पर शाब्दिक अर्थ दिखाऊं तो वो कनेक्टिविटी से होता है। जबकि अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का आप लोग को डेफिनेशन दूं तो यहाँ पे आप लोग बोलेंगे सेम द मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला but different what, structural formula, but different structural formula, but different structural formula। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल कह लो चाहे स्ट्रक्चरल कह लो। बट यहाँ पे देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का डेफिनेशन आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग बताओगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स विच डिफर इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, विच डिफर इन कनेक्टिविटी ऑफ दियर एटम्स। ठीक ना, उनके एटम्स में। लेकिन वही अगर आपसे कोई पूछ ले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का डेफिनेशन तो आप लोग बोलोगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स विच हैव द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक। और कोई आपसे पूछे कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं तो आप लोग उनको बताना स्टीरियो आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स whose connectivity remains the same, whose connectivity of their atoms remains the same but they differ in the orientation in space। उनका जो ओरिएंटेशन होता है, मतलब वो कैसे कैसे बॉन्डेड रहते हैं स्पेस में, उनमें डिफरेंस आता है। ठीक है। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का। वही पुराना वाला एग्जांपल अगर आप लोग को मैं दूँ कि ये देखो हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारे पास था N ब्यूटेन। ठीक, नॉर्मल ब्यूटेन। यहाँ पे मैंने बोला था सेकंड वाला जो कार्बन है, मतलब ये वाला कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। और यहीं पे मैंने आप लोग के लिए एक और एग्जांपल यहीं पे दिया था CH3, और यहाँ पर भी CH3, यहाँ पे 1 2 एंड ये 3। ठीक। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला कार्बन है, 1 हाइड्रोजन और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ वाला सेकंड वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का मैं एग्जांपल दिया हूँ, ये आइसोब्यूटेन है। ठीक, आइसोब्यूटेन। यहाँ पे ये लोग कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है एटम्स के, मतलब जो कार्बन है वो 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे अगर आप लोग कार्बन की कनेक्टिविटी देखोगे तो ये 1 हाइड्रोजन और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली अगर आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे सेम मॉलिकुलर फार्मूला यानी C4H10 लगेगा। सेम मॉलिकुलर फार्मूला तो है ही दोनों का, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दोनों के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आ गया है। ये मेन चेन है एक सिंगल लाइन में और ये ब्रांचिंग में आ जा रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का एक एग्जाम्पल। ठीक। स्टीरियो आइसोमर्स में आप लोग का मैं सिस्ट्रांस दे सकता हूँ। जैसे मान लो आप लोग के लिए ये दिया मैंने, यहाँ पे Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो आप लोग अच्छे से बता सकते हो ये सिस फॉर्म है। और यहाँ पर अगर मैं आप लोग के लिए दिखाऊं, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पे दोनों क्लोरीन ग्रुप एक साइड में है और यहाँ पे दोनों क्लोरीन ग्रुप अपोजिट साइड में है। ठीक ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस और इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांस। ठीक है। यहाँ पर कनेक्टिविटी क्या है, सेम है एटम्स की। मतलब अगर ये फर्स्ट कार्बन है तो फर्स्ट कार्बन से देखो कौन कौन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है, एक क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। सिमिलरली यहाँ का जो फर्स्ट कार्बन है उससे भी एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मतलब कनेक्टिविटी क्या है एटम्स की, सेम है, लेकिन उनका ओरिएंटेशन स्पेस में क्या है, डिफरेंट है। एक देखो ऊपर साइड में लगा हुआ है, एक देखो नीचे साइड में लगा हुआ है। ठीक ना। तो कनेक्टिविटी वर्ड का आप लोग मतलब समझो कि जैसे ये कार्बन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से ही जुड़ा हुआ है और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसकी कनेक्टिविटी इससे डिफरेंट है।
यहाँ पे ये कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो दोनों की कनेक्टिविटी में क्या आया, डिफरेंस आया। लेकिन जबकि यहाँ पे अगर मैं देखने जा रहा हूँ तो ये वाला कार्बन इस क्लोरीन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है और इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊँ तो ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। मतलब इन दोनों की कनेक्टिविटी तो क्या है, सेम है, बट डिफर इन ओरिएंटेशन इन स्पेस। इन दोनों की ओरिएंटेशन अलग अलग है। ओरिएंटेशन का मतलब ये स्पेस में कैसे रखे गए हैं। जैसे मान लो ये क्लोरीन ग्रुप है, ये भी क्लोरीन ग्रुप है, दोनों एक साइड में है, अप साइड में है, दोनों क्या है, अप साइड में है। तो हम लोग इसको बोल देंगे कि ओरिएंटेशन यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पे देखो दोनों क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं, ठीक ना। तो ये ट्रांसपोजिशन है। तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को और फर्दर डिवाइड करके देखेंगे। ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स थे। ठीक, अभी मैंने आप लोग को क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का डेफिनेशन, कि वो आइसोमर्स जो कि कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स में डिफरेंस रखते हों, उनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोलते हैं। मतलब दोज आइसोमर्स विच डिफर इन connectivity of atoms, which differ in connectivity of their atoms, are known as constitutional isomers। ठीक, अब मैं थोड़ा इनको डिवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को यहाँ पे 6 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूँगा। पहला हो जाएगा चेन, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा हो जाएगा पोजीशन, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक, तीसरा हो जाएगा फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमर्स। चौथा हो जाएगा हमारे पास रिंग चेन, रिंग चेन आइसोमर्स। फिर आएगा हमारे पास मेटामर्स या मेटामेरिज्म कर सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद एट लास्ट टोटोमेरिज्म। और इसी को जनरली हम लोग कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म भी बोल देते हैं, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। इसी के बारे में मेनली हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक, तो मैं 1 बाय 1 आप लोगों को चेन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा, पोजीशन के बारे में बताऊंगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा, रिंग चेन, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। तो एक एक करके आओ देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास चेन है। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, वो आइसोमर्स जो कि कार्बन के ब्रांचिंग में, मेन चेन में डिफरेंस रखते हो, उनको हम लोग चेन आइसोमर्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। क्यों सेम होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की डेफिनेशन में आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को हम लोग और क्या बोलते थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बोलते थे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी तो इसको बोलते थे। और इसके डेफिनेशन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि सेम द मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट द स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक, तो यहाँ पे सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मतलब अगर चेन आइसोमेरिज्म है और उसमें मैं 2 कंपाउंड को डिस्कस कर रहा हूँ, तो उन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। वैसे ही अगर पोजीशन आइसोमर्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसमें जो हमारे पास 2 आइसोमर्स हैं, उन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही सब में है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे अगर मैं चेन आइसोमर्स का एक एग्जांपल आप लोग के सामने देखो। अब एक एक करके हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के पार्ट्स को पढ़ना है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें जानते हो आप लोग क्या था, चेन आइसोमर्स थे, ठीक ना। तो चेन आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ, देखो वो आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। ये तो आइसोमर्स के डेफिनेशन में ही आता है कि उन लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। लेकिन चेन आइसोमर्स में क्या होता है कि यहाँ पर मेन कार्बन चेन में डिफरेंस आता है, ठीक ना। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पर आता है, इनके मेन कार्बन चेन में आता है, ठीक ना। इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जैसे मान लो
एक मैं आप लोग को एग्जांपल दूँ, पेंटेन, ठीक ना। तो पेंटेन का यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो आप लोग कैसे बनाओगे पेंटेन को, ऐसे बनाओगे CH3 CH2 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 और ये CH3, ठीक। इसका आप लोग नाम दोगे N पेंटेन, मतलब नॉर्मल पेंटेन, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे दूसरा इसी को बनाऊँ तो CH3CH, यहाँ पर CH3 लगा दूँ ऐसे, इसको क्या पढ़ोगे आप लोग, आइसोपेंटेन, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे यही चीज़ बनाऊँ, यहाँ ऊपर भी CH3 और यहाँ नीचे भी CH3, ठीक। तो इसको आप लोग क्या पढ़ोगे, नियोपेंटेन, सही है, नियोपेंटेन। तो यानी यहाँ पर इन सभी का अगर आप लोग मॉलिकुलर फॉर्मूला नोट करने जाओगे तो वो कितना आएगा, C5H12। क्यों आएगा भैया, क्योंकि पेंटेन है, याद करो CnH2n+2, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, ठीक ना। तो पेंटेन के केसेस में यहाँ पे हमको उसके 3 आइसोमर्स देखने को मिल रहे हैं, और ये तीनों आइसोमर्स ही चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पर ये कार्बन का एक चेन है, यहाँ पे मेन कार्बन चेन में 1 2 3 4 एंड ये 5 कार्बन हैं, ठीक। और यहाँ पर अगर आप लोग काउंट करोगे तो 1 2 3 एंड ये 4 कार्बन हैं। यहाँ पे आप लोग काउंट करोगे तो 1 2 एंड ये 3 ही मिलेंगे। तो यानी यहाँ पर कार्बन के चेन में डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ पे 5 कार्बन थे, यहाँ पे 4 कार्बन और यहाँ पे 3 कार्बन। यानी जब भी मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो, तीनों का मॉलिकुलर फार्मूला कितना है, C5H12 ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, मेन कार्बन चेन में आ रहा है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमर्स। क्लियर है इतना, आ गया अच्छे से समझ में। चेन आइसोमर्स का एक एग्जांपल तो ये था तुम्हारे पास पेंटेन, ये पहला एग्जांपल था पेंटेन। दूसरा एग्जांपल तुम्हारे पास ये आता है C4H10O का, ठीक ना। अगर आप लोग इसको बनाने जाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो ये CH3 CH2 CH2 CH3, देखो कार्बन कितने हुए, 4 कार्बन हुए और हाइड्रोजन कितने हुए, 10, C4H10। अब एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन को आप लोग ऐसे लगाओगे, लेकिन यहाँ पे जब आप लोग ऑक्सीजन लगा दोगे तो देखोगे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 5, यानी कार्बन क्या हो गया, पेंटावैलेंट। तो इससे बचाने के लिए हमको यहाँ पर 3 की जगह 2 करना पड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब आप लोग काउंट कर लो, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन भी 1 है, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ठीक। इस मॉलिकुलर फार्मूला पे हमने ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कर दिया, ठीक। अच्छा, इसका एक और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप लोग बना सकते हो, इसको आप लोग नॉर्मल ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हो, ठीक ना, नॉर्मल ब्यूटेनॉल है। अगर मैं यहाँ पर ये बनाऊँ CH3 CH CH3, यहाँ पर CH2 लगा दूँ और फिर OH लगाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारे पास आइसोब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेनॉल। तो देखो यहाँ पे मेन कार्बन चेन कितने हैं, 1 2 3 4, मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर मेन कार्बन चेन में सिर्फ 3 ही कार्बन है, यानी डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है C4H10O, लेकिन डिफरेंस आ रहा है कार्बन के चेन में। तो जब भी डिफरेंस कार्बन के चेन में आए तो उसको हम लोग बोल देते हैं चेन आइसोमर्स, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब हम लोग देखेंगे पोजीशन आइसोमर्स। अब देखो सेकंड पे हम बात करना है पोजीशन आइसोमर्स की। पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, इनमें भी मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले होंगे, ठीक ना। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंस होगा। और स्ट्रक्चरल फार्मूले में कहाँ पर डिफरेंस आएगा,
अगर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हो तो उसकी पोजीशन में डिफरेंस आता है, ठीक ना। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ से आता है, डिफर इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक ना। अगर आप लोग यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसकी पोजीशन में डिफरेंस आएगा। जैसे मान लो वो सब्स्टिट्यूएंट आप लोग का कुछ भी हो सकता है, तो वो मे बी एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक ना, वो कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या वो कोई डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या कोई और दूसरा ग्रुप, जैसे मान लो हेलोजन हो गया, अल्कोहल ग्रुप हो गया, ठीक ना, तो वो भी हो सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पर। अच्छा, इसका मैं अगर आप लोग को एग्जांपल एक देने जाऊँ तो यहाँ पे दिया हुआ है C6H13Br का, ठीक। इसको अगर आप लोग ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, यही ड्रॉ करोगे, CH3 CH2 CH3, काउंट करो, 6 कार्बन्स और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन्स हो गए, 14। और यहाँ पे अगर आप लोग Br लगा दोगे तो यहाँ फिर से कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, तो इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे 3 से 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब जाके आपका 13 कार्बन हो गया, काउंट कर लो। कार्बन यहाँ पे आप लोग के पास 6 है, हाइड्रोजन आपके पास 13 है और एक ब्रोमीन आ गया, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आप लोग के पास 1 ब्रोमो हेक्सेन, 1 ब्रोमो हेक्सेन होगा। अच्छा, अगर इसी को पोजीशन आइसोमर्स के तौर पे मैं आप लोग को समझाना चाहूँ तो ये देखो बेटा, ये हमारा जो ब्रोमीन है ना, यही वो सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, यही वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसकी पोजीशन में डिफरेंस लाना है, ये कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है बताओ आप लोग, ये फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसकी पोजीशन हमको चेंज करनी है, यानी फर्स्ट कार्बन से हटा करके इसको हमको किसी और कार्बन पे लगाना है। मान लो हमने यहाँ पे लगाया सेकंड वाले कार्बन पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो, मान लो यहाँ पे हमने लगा दिया ब्रोमीन को, तो 1 2 3 4 5 एंड ये 6, इसका नाम हो जाएगा बेटा 2 ब्रोमो हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो हेक्सेन। ऊपर वाला हमारे पास 1 ब्रोमो हेक्सेन था, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो हेक्सेन, यानी हमने ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर दी, वो जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ था उसके एडजेसेंट कार्बन पे लगा दिया। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलेंगे बेटा पोजीशन आइसोमर्स। एक और इसका आइसोमर पॉसिबल है, वो भी बना ही दे रहा हूँ मैं, ठीक ना। मान लो ये थर्ड कार्बन पे जुड़ा होता तब क्या होता, तो ये होता, यहाँ पर दिया 1 2 3 4 5 एंड ये 6, इसका नाम क्या होता, 3 ब्रोमो हेक्सेन, ठीक ना। अब देखो ये थर्ड पोजीशन पे जुड़ गया, यानी पोजीशन आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स विच डिफर इन द पोजीशन ऑफ देयर सब्स्टिट्यूएंट हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या हो, सेम हो, कार्बन की चेन भी क्या हो, सेम हो। देखो मेन चेन में कितने कार्बन्स हैं, 6 कार्बन्स हैं, यहाँ पर भी मेन चेन में कितने कार्बन्स हैं, 6 कार्बन्स हैं। तो अगर मैं आप लोग से चेन वर्सेस पोजीशन कहूँ तो आप लोग दोनों में क्या कर सकते हो, चेन आइसोमर्स में मेन कार्बन चेन में डिफरेंस आता था, क्या आता था, मेन कार्बन चेन क्या होती थी, छोटी हो जाती थी या तो बड़ी हो जाती थी, मेन कार्बन चेन में डिफरेंस, मेन कार्बन चेन में ही डिफरेंस आता था। लेकिन यहाँ पर मेन कार्बन चेन में नो डिफरेंस आता है, एक भी डिफरेंस नहीं है, मेन कार्बन चेन वैसे का वैसे रहेगा, मेन कार्बन चेन रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। तो डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस ऑकर्स इन पोजीशन, यहाँ पर डिफरेंस किस में आता है, डिफरेंस ऑकर्स इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वहाँ पर डिफरेंस आता है, ठीक ना। देखो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लगाया, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे लगाया, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे लगाया है, ठीक है। अच्छा, इसका मैं आप लोग को इमीडिएट मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा है, वो आप लोग को दूँ, शायद उससे क्लियर हो जाए ज़्यादा अच्छे से। देखो आप लोग
सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये ले रहा हूँ, ठीक। मैं आप लोगों से अगर पूछूँ इसका नाम, आप लोग क्या बताओगे? ये एक बेंजीन है, ये क्या है? एक बेंजीन है। बेंजीन पे अगर मैं यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा दूँ तो आप लोग बोलोगे ये टॉल्विन है। मैं यहाँ पे एक और CH3 ग्रुप लगा दूँ तो आप लोग क्या बताओगे? कार्बन काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 डाईमिथाइल, बताओ बेंजीन, 1 2 डाईमिथाइल बेंजीन। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊँ 1 2 कॉमा लगता है 1 2 डाईमिथाइल बेंजीन, और अगर यही CH3 ग्रुप जो हमारा कि एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड पोजीशन पे लग जाए तब, मतलब कुछ इस तरह से। देखो ये तो सेम रहेगा, टॉल्विन हमारा सेम रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर हमको CH3 ग्रुप लगाना है। 1 2 3 4 5 एंड ये 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे आ गया, उसका नाम क्या हो जाएगा? 1 3 डाईमिथाइल 1 3 डाईमिथाइल बेंजीन। अच्छा मान लो ये CH3 यहाँ फोर्थ पोजीशन पे जुड़ा होता तब क्या करते? ये देखो यहाँ पे CH3 तो पहले से जुड़ा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं 4 5 और ये 6, और इस फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास ये जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 4 डाईमिथाइल बेंजीन। अच्छा देखो तीनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, ठीक ना। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक ना। लेकिन डिफरेंस किस चीज़ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूएंट जो आपने ऐड किया हुआ है उसकी पोजीशन में आ रहा है। ये पहले सेकंड वाले पोजीशन पे जुड़ा हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू दिस मिथाइल ग्रुप, अब ये थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, अब ये फोर्थ पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक ना। यानी इनके सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन में डिफरेंस आया है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, ठीक। अच्छा आप लोगों को मैंने पोजीशन आइसोमर्स बता दिया, चेन आइसोमर्स बता दिया, अब आता है फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक। लेकिन फंक्शनल आइसोमर्स कराने से पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ हेक्सेन का, ठीक ना। हेक्सेन को आप लोग को ड्रॉ करना है, तो आप लोग कैसे करोगे? देखो जैसे मान लो ये है CH3 CH2 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 एंड ये CH3, ठीक। इसको आप लोग क्या पढ़ोगे? नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन, ठीक। और अगर यही मैं 4 कार्बन का लूँ, सॉरी 5 कार्बन का लूँ, तब ये 5 कार्बन हुए हमारे पास। अब एक एक्स्ट्रा CH3 हमको कहाँ लगाना है? हम हो सकता है यहाँ पे लगा दें, क्योंकि ये देखो यहाँ से मिरर के जैसा ये बनने लगेगा। एक यहाँ पे मैं CH3 लगा सकता हूँ, एक यहाँ पे CH3 लगा सकता हूँ, ठीक। क्योंकि अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो वही सेम चीज़ हो जाएगा। अच्छा यहाँ से मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आती हैं, देखो कैसा लगेगा। CH3 CH2, मान लो मैं पहले यहीं पे लगाता हूँ, या चलो शुरू से लगाते हैं ऐसे, CH2 CH CH3, यहाँ पर भी हो जाएगा CH3, ठीक। तो देखो इसका अगर आप लोग बताओगे, या रुको इसको भी लिख ही ले रहा हूँ, CH3 CH2 CH CH2 CH3, और यहाँ पे आप लोगों ने CH3 लगाया। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड ये 6 है, नॉर्मल हेक्सेन 1 2 3 4 5, ठीक। और ये कार्बन छठा वाला है, लेकिन ये मेन चेन में नहीं है। अब इसका नाम आप लोग क्या रखोगे? इसको आप लोग बोल सकते हो आइसोहेक्सेन, ठीक ना, आइसोहेक्सेन बोल सकते हो इसको आप। और यहाँ पर देखो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखोगे अगर आप लोग काउंटिंग करोगे तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक ना। अगर इसका आप लोग नाम देखोगे तो 2 मिथाइल पेंटेन भी हो सकता है इसका, अगर आप लोग नाम लिखोगे तो 2 मिथाइल पेंटेन भी आप लोग इसका नाम लिख सकते हो, 2 मिथाइल पेंटेन,
और अगर इसको आप लोग लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। सही है, इसका आप लोग अगर लिखोगे तो 3 मिथाइल पेंटेन। अभी रुक जाओ, मैं आप लोग से पूछूंगा, मैं इसको 2 मिनट के लिए नंबर दे दे रहा हूँ। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये तीसरा स्ट्रक्चर। अभी क्वेश्चन आने वाला है आप लोग का, देखते रहो। ये 5 कार्बन हुए। अब मान लो मेन चेन में मैं 4 कार्बन लेके चल रहा हूँ, 4। ठीक, अब यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करने हैं कितने, 2 कार्बन, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप्स। तो मैं एक यहाँ पर कर सकता हूँ और एक अगर यहाँ पे करूँगा, देखो जैसे मान लो यहाँ पे किया, ठीक ना, तो इससे क्या बन के आएगा हमारे पास, ये देखो CH3 CH CH CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी एक CH3 ग्रुप लग जाएगा। ठीक, 1 2 3 4। अब ये 4 कार्बन हो गए मेन चेन में। ठीक, इसका नाम आप लोग क्या लिखोगे, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या लिखोगे, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक ना, यही है स्ट्रक्चर। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट लग गए हैं। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर 4 कार्बन में मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। हो सकता है ये दोनों कार्बन मिथाइल ग्रुप्स यहीं पर आके अटैच हो जाता है। देखो क्या होगा, CH3 CH2 C CH3, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगेगा और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। देखो ऐसे 1 2 3 4। ठीक, अब इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्योंकि मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटेन लिख रहा हूँ। तो अगर इसको भी मैं नंबरिंग दो तो ये हो जाएगा नंबर 4 और ये हो जाएगा नंबर 5। ठीक ना, 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 आइसोमर्स मैंने बना दिया आप लोग के लिए हेक्सेन के लिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है, बताओ बेटा पहला और दूसरा आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है कि चेन आइसोमर्स हैं। तो आप लोग क्या देखोगे कि यहाँ पे मेन कार्बन चेन 6 कार्बन अटेन कर रहा है, मतलब मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन हैं। और यहाँ पर सेकंड वाले स्ट्रक्चर में मेन कार्बन चेन में सिर्फ और सिर्फ 5 ही कार्बन हैं। तो मैंने बताया था चेन आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनमें कार्बन चेन में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे देखो मेन कार्बन चेन में 6 कार्बन हैं और यहाँ पे मेन कार्बन चेन में सिर्फ 5 ही कार्बन हैं। दैट्स वाई फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर्स आर चेन आइसोमर्स। CI का मतलब चेन आइसोमर्स। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेन कार्बन चेन के कार्बन्स में डिफरेंस आया है, नंबर ऑफ कार्बन्स में डिफरेंस आया है। दैट्स वाई दे आर चेन आइसोमर्स। मैं आप लोग से पूछूं बच्चा लोग, बताओ 1 एंड 3 आपस में क्या है, फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर आपस में क्या है। तो आप लोग फिर से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट वाले कार्बन चेन में 6 कार्बन हैं, जबकि थर्ड वाले स्ट्रक्चर में मेन कार्बन चेन में सिर्फ और सिर्फ 5 ही कार्बन हैं। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो चेन आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे मेन कार्बन चेन के नंबर ऑफ कार्बन्स में डिफरेंस आया है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। मैं आप लोग से पूछूं, बताइए सेकंड और थर्ड आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स हैं कि पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो आप लोग देखोगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेन कार्बन चेन में सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन हैं और थर्ड वाले स्ट्रक्चर में भी मेन कार्बन चेन में 5 कार्बन हैं। इसका मतलब कार्बन चेन में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, जबकि CH3 जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसके पोजीशन में डिफरेंस आया है। ये पहले सेकंड पोजीशन पे था, अब ये थर्ड पोजीशन पे चला गया है, यानी दे आर पोजीशन आइसोमर्स। दे आर पोजीशन आइसोमर्स। वैसे ही मैं आप लोग से पूछूं थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन है, थर्ड एंड फोर्थ, तो आप लोग देखोगे मेन कार्बन चेन में 5 कार्बन है और यहाँ पे मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है। तो यहाँ पे कार्बन चेन में डिफरेंस आया है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। ठीक, मैं आप लोग से पूछूं फोर्थ और फिफ्थ में क्या रिलेशन है, फोर्थ एंड फिफ्थ में क्या रिलेशन है। तो आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पे मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है, यहाँ पर भी मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स थे हमारे पास 2 ठो, वो एडजेसेंट पोजीशंस पे लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं। अगर मैं इसको फिक्स मान लूँ, इसको मान लो मैंने फिक्स कर दिया, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है,
यहाँ पे ये तो फिक्स ही है, लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप है ये सेकंड पोजीशन पे आ गया, यानी इसने अपनी पोजीशन क्या की, चेंज कर ली। दैट्स वाई दे आर पोजीशन आइसोमर्स। आई थिंक हेक्सेन के एग्जांपल से आप लोग को चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स का आइडिया लग गया होगा कि ये दोनों होते क्या हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अपने तीसरे यानी फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में पढ़ने के लिए। फंक्शनल आइसोमर क्या है? फंक्शनल आइसोमर। ठीक, फंक्शनल आइसोमर। अच्छा, फंक्शनल आइसोमर क्या है? फंक्शनल आइसोमर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर in which the isomers differs by the totally different functional groups। ठीक ना, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप्स लगे रहते हैं दो आइसोमर्स में, वो टोटली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। या फिर आप लोग ऐसे समझो, जैसे मान लो एक अल्कोहल है तो दूसरा ईथर होगा, या एक अल्कीन है तो दूसरा क्या होगा? अल्काइन होगा। मतलब दोनों ही फंक्शनल ग्रुप्स टोटली डिफरेंट हैं। ठीक, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स बोलेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे पहला एग्जांपल आप लोग को दूँ, तो याद करो मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया था आप लोग को, इथेनॉल एंड बोलो डाईमिथाइल ईथर का दिया था मैंने, डाईमिथाइल ईथर का। तो फंक्शनल आइसोमर का ही मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक ना, डाईमिथाइल ईथर। इथेनॉल का आप लोग जानते ही होंगे फॉर्मूला, CH3 CH2 एंड दैट इज OH। ठीक, अगर इसका आप लोग मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखोगे तो दैट विल बी कम आउट टू बी C2H5O सॉरी C2H6O। ठीक, C2H6O। और अगर आप लोग डाईमिथाइल ईथर का लिखोगे, देखो ये इथेनॉल है, ठीक ना, कंफ्यूज मत होना। डाईमिथाइल ईथर क्या होता है? CH3O CH3। ठीक ना, अगर इसको आप लोग लिखोगे इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला, तो दिस विल कम आउट टू बी C2H6O। देखो यहाँ पर दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? ये एक अल्कोहल है और ये क्या है? ईथर है। दोनों ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, दोनों ही में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। दैट्स वाई दे आर फंक्शनल आइसोमर। आप लोग कभी भी फंक्शनल आइसोमर को पोजीशन आइसोमर से कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। कई बच्चे ऐसे रहते हैं, मैंने देखा है, वो लोग ऐसे बोलते हैं CH3 CH2 यहाँ पे मान लो उन्होंने लगा दिया OH। ठीक, यहाँ पे उन्होंने पहले वाले कार्बन पे उन्होंने OH लगा दिया। ठीक, उन्होंने बोला कि मान लो भैया मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, ओ CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर OH उन्होंने लगा दिया। ठीक, सेकंड वाले कार्बन पर। तो देखो बेटा, यहाँ पे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यहाँ पे वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, यहाँ पे वो सेकंड कार्बन पे अटैच है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या हुई? चेंज हो गई है, इसलिए पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक ना, इनको आप लोग फंक्शनल आइसोमर्स में मत डालना। ये देखिए कि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। ठीक ना, तो फंक्शनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जहाँ पे कि फंक्शनल ग्रुप ही टोटली डिफरेंट चेंज हो जाए। ठीक ना, ये एक दूसरा आइसोमर है, ये एक दूसरा आइसोमर है, ये एक अल्कोहल है, ये एक ईथर है, लेकिन दोनों ही क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। इन दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, C2H6O, लेकिन कंपाउंड्स दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं। आया बात समझ में? ये पोजीशन आइसोमर्स है और ये क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अच्छा, तो ये तो हुआ पहला एक अल्कोहल का और एक ईथर का एग्जांपल। दूसरा अगर मैं आप लोग को एग्जांपल दूं, तो मैं एक एग्जांपल दूंगा आप लोग को अल्काइंस का और अल्कीन का, या अल्काडाइन का लो आप लोग, ज़्यादा अच्छा लगेगा, अल्काडाइन। ठीक, एक यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ CnH2n-2। ठीक है, अल्काइन का आप लोग जानते हो, यही जनरल फॉर्मूला होता है, और अल्काडाइंस का भी। ठीक, तो मान लो मैं यहाँ पे लिया C4, तो कितना हो जाएगा? H6। इस फॉर्मूले पे अप्लाई करो, C4H6। इसको मैं एज एन एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूँ, तो उससे आप लोग क्या बना सकते हो? देखो, पहला तो आप लोग ये बना सकते हो। ठीक, इसको आप लोग क्या करोगे? देखो काउंटिंग करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड ये 4 कार्बन। कितने कार्बन हुए? 4 कार्बन। C4H6,
यहाँ पे आप लोग के पास 3 कार्बन होंगे, यहाँ पर 1 कार्बन होगा, 4 कार्बन, अरे सॉरी, यहाँ पर आप लोग के पास 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे आप लोग के पास 1 हाइड्रोजन होगा, 4 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन अभी भी बचे हुए हैं, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर रहा होगा। आप लोग को अगर ऐसे में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आप लोग को इस तरीके से दिखाता हूँ। देखो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, 3 कार्बन, 2 कार्बन और ये 1 कार्बन, सॉरी 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ठीक ना। कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 6, अरे सॉरी 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे, C4H6, यहाँ पर भी आप लोग काउंट कर लो, C4 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, ठीक। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही बना सकते हो। इसका आप लोग नाम क्या लिखोगे? 1 2 3 4, ठीक, ब्यूट 1 इन, सही है, ब्यूट 1 इन है। और अगर इसी ब्यूट 1 इन को मैं एक और स्ट्रक्चर में तब्दील करूं, मतलब मान लो ये मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दिया, ये देखो कुछ एन जैसा दिख रहा है ना, एन, एन से क्या होता है? कोई भी नाम ले लो, नीलेश मान लो, ले लो, मैंने अपने दोस्त का नाम ले लिया नीलेश, ये एन है ऐसे, ठीक। तो ये एन पे मैंने एक ऊपर एक डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड लगाया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन हुए, ठीक। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। और हाइड्रोजन्स, अगर मैं आप लोग को इसके लिए भी ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के दूँ तो आप लोग क्या देखोगे? CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे होगा, ठीक, यहाँ पे CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक। कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन काउंट करो 2 1 3 3 3 6, कार्बन भी 6 है, मतलब इसका भी मॉलिकुलर फॉर्मूला यही होगा जिसका ये होगा, ठीक ना। मॉलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो दोनों में डिफरेंस है, ठीक ना। ये एक अल्काइन मॉलिक्यूल है और ये एक अल्का डाइईन है। क्या है? अल्का डाइईन, अल्का डाइईन, ठीक ना। यहाँ पे दो तो देखो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं डाइईन। सेम द मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक ना। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स में क्या है डिफरेंस? एक अल्काइन है, एक अल्का डाइईन है, तो दोनों ही क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ये दोनों आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। आ गया समझ में इतना? फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? ठीक। अच्छा देखो, मैंने पिछले अपने वीडियो में एक हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ था। उसमें मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि आइसोब्यूटेनॉल, टर्शियरी ब्यूटेनॉल, सेकेंडरी ब्यूटेनॉल और आइसोप्रोपेन कैसे पहचानते हैं, ठीक ना। और कई लोगों को प्रॉब्लम आता है ऐसे ड्रॉ करने में स्ट्रक्चर्स को, मान लो ऐसे ऐसे लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो इसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो देखो मैं एक बार फिर आप लोग को इसी में बता दे रहा हूँ। ये देखो, मान लो यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक, तो इसको आप लोग क्या पढ़ोगे? देखो काउंट करो कितने कार्बन है? 1 कार्बन, एक कार्बन ये है, सेकंड कार्बन, और ये क्या है? थर्ड कार्बन, ठीक। 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। अगर आप लोग कैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसे देखो, CH3 CH CH3 और यहाँ पर Cl लगा हुआ है, ठीक ना, ये ग्रुप 1 2 एंड ये 3। आप लोग इसको क्या पढ़ोगे? 2 क्लोरो प्रोपेन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपेन ही पढ़ोगे ना IUPAC में, या फिर आइसोक्लोरोप्रोपेन, आइसोक्लोरोप्रोपेन, ठीक ना। ले देके तुमको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये वाला ग्रुप है तुम्हारा, ये तुम्हारा ग्रुप आइसोप्रोपिल ग्रुप कहलाता है। ये ग्रुप तुम्हारा क्या कहलाता है? आइसोप्रोपिल ग्रुप कहलाता है, आइसोप्रोपिल ग्रुप, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पे नॉमेनक्लेचर इसका सिखाऊंगा। जैसे मान लो ये हमारे पास एक ट्रिक भी मैंने पिछली बार बताया था। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आइसोप्रोपिल ग्रुप कहलाता है, इतना हिस्सा आइसोप्रोपिल ग्रुप है ये हमारे पास। यहाँ पे लिखा था मैंने 1, यहाँ पे लिखा था मैंने 2, यहाँ पे लिखा था मैंने 3।
अगर आप यहाँ पर एक CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप एक CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आप एक CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो मान लो मैंने फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन किया, ठीक ना, तुम्हारे पास क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार का मिलेगा, ठीक। और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। क्यों आइसोब्यूटाइल क्यों बोला हमने, आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे एक कार्बन थे, दो कार्बन थे, तीन कार्बन थे, सॉरी ये तीन कार्बन, ठीक ना, तो यहाँ पे तीन कार्बन थे इसलिए मैंने प्रोपाइल बोला। यहाँ पे देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ये चार कार्बन, और इस चौथे कार्बन से कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इट में बी Cl, इट में बी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कोई भी ग्रुप लग सकता है यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे चार कार्बन हैं इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ब्यूटाइल लिखा है, ठीक ना। अब मैं यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन पे एक CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, देखो क्या होगा। मान लो मैंने ये ऐसे ड्रॉ किया, ये ऐसे था, ठीक ना, वही है सेम। यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन था, मैंने यहाँ पे एक CH3 ग्रुप ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो देखो कितने कार्बन हो गए, एक, दो, तीन और ये चार कार्बन हुए हमारे पास। तो इसलिए इसका नाम होता है बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब मैं थर्ड पोजीशन पे अगर इसको सब्स्टिट्यूट करूँ तब देखो कुछ इस प्रकार से, अब इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ आप लोग, ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्यों ब्यूटाइल हम लिख रहे हैं, क्योंकि देखो एक, दो, तीन और ये चार कार्बन, ठीक, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। अच्छा अब देखो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए 1 2 3 करके कैसे बनाना है, ये आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। आप लोग अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग मेरा हेलो एल्केन हेलो एरिन्स वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक। अच्छा देखो अगर इस स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पर एक और CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट करूँ तब क्या बनेगा, यहाँ से देखना, ये ऐसे बना हुआ था, यहाँ पे ये लगा हुआ था, मान लो इसको ऐसे मैंने एक और ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, एक, दो, तीन, चार और ये पांच कार्बन हो गए ना, तो इसको बोलेंगे बेटा नियोपेंटाइल। क्या बोलेंगे, नियोपेंटाइल ग्रुप, नियोपेंटाइल ग्रुप। तो बेसिकली यही पांच आप लोग को याद रखने हैं, नॉमेनक्लेचर में, कॉमन नेम्स में कई बार इनका बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार नियोपेंटाइल सिस्टम कौन सा है या टर्शियरी ब्यूटाइल सिस्टम कौन सा है। तो ये आप लोग एक माइंड में याद रख लो कि 1 2 एंड 3 पोजीशन, ठीक ना, पहले पे सब्स्टिट्यूट करोगे एक CH3 तो ऐसा बनेगा, उसको हम लोग आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। सेकंड वाले पे करोगे तो सेकेंडरी बन जाएगा, थर्ड वाले पे करोगे तो टर्शियरी बन जाएगा, और इसी टर्शियरी में अगर नीचे वाले पोजीशन पे एक और तुमने CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया तो नियोपेंटाइल ग्रुप बन जाएगा। अगर आप लोग को ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखो टर्शियरी वाले को मैं आप लोग के लिए यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कैसे बनता है ये, ठीक ना। मैंने ये मान लो कार्बन लिया CH3, CH3, ऊपर एक CH3 लगा हुआ है और नीचे यहाँ पर ऐसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक ना। इसके जगह पे मैं यहाँ पे क्लोरीन भी लगा सकता हूँ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा सकता हूँ, CHO लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ, ठीक ना, कोई भी ग्रुप मेरा मन चाहे। तो ये जो ऊपर वाला पूरा ग्रुप बन के आ रहा है आप लोग के सामने, ये कौन सा ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। क्यों, देखो 1 2 3 और ये 4 चार कार्बन है यहाँ पे, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। वैसे ही आप लोग आइसोब्यूटाइल ग्रुप को भी ड्रॉ कर सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप को भी ड्रॉ कर सकते हैं और नियोपेंटाइल ग्रुप को भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगला क्या बचा है, फंक्शनल हमने पढ़ ही लिया, चेन आइसोमेरिज्म हमने पढ़ ही लिया और पोजीशन आइसोमर्स भी हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास बचा रह जाता है रिंग, चेन, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म, तीन, ठीक ना। तो पहले हम लोग देखेंगे कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे रिंग चेन आइसोमर्स की। देखो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन एक जो आइसोमर हमारा बन रहा है वो रिंग हो और दूसरा क्या हो, चेन हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं दूं आप लोग को, ये हमारे पास है एक साइक्लोप्रोपेन रिंग, क्या है ये,
साइक्लोप्रोपेन रिंग, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला बेटा पटक से बताओ, आप लोग क्या बोलोगे? सर यहाँ पे एक ये लगा हुआ है CH2 ग्रुप, ये ऐसे लगा हुआ है CH2, और यहाँ पर भी एक लगा हुआ है CH2, सही है। यहाँ पे कितने कार्बन होंगे? C2H6। तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है निकल के आया? C2H6। और यहाँ पर अगर मैं आप लोग को C2H6 मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रखते हुए एक चेन में हमको बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाऊंगा? देखो कितने कार्बन हुए? एक कार्बन, दो कार्बन, बस दो ही कार्बन तो हुए। सॉरी यहाँ पे C3 हो जाएगा ना, C3H6, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक। और H6 करना है, तो यहाँ पे मान लो मैंने डबल बॉन्ड बनाया, तो ये कैसा दिखेगा? देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा? C3H6 आएगा, सही है। ये एक साइक्लोप्रोपेन रिंग हुआ, और ये एक ओपन चेन कंपाउंड है। क्या है? ओपन चेन कंपाउंड है हैविंग अ डबल बॉन्ड। इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा? 1 2 3 प्रोपीन हो जाएगा। ये प्रोपवनिन, प्रोपीन, साइक्लोप्रोपेन और प्रोपीन, ठीक ना। दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, C3H6 C3H6। ये एक रिंग है और ये एक चेन है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? रिंग चेन आइसोमर्स। ये दोनों क्या है? रिंग चेन आइसोमर्स है आपस में, ठीक है। ये नंबर 4 था, रिंग चेन आइसोमर्स। अब हमारे पास आता है मेटामर्स। अब हमारे पास आते हैं मेटामर्स। पांचवें नंबर पे आता है हमारे पास मेटामर्स, मेटामेरिज्म। अब देखो बेटा, मेटामेरिज्म क्या होता है? ऐसे दो आइसोमर्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग हों। जैसे मान लो मैंने ये ग्रुप बना दिया आप लोग के सामने, ठीक। इसका नाम आप लोग तुरंत बताओ, डाई इथाइल ईथर, या आप लोग इसको क्या बोलोगे? इथॉक्सी इथेन। देखो ना, इसको क्या बोलोगे आप लोग? इथॉक्सी इथेन पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे इथॉक्सी इथेन? क्योंकि देखो यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, इथेन मॉलिक्यूल की जैसा ये दिख रहा है, दो कार्बन यानी इथेन, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, तो आप लोग इसको ऐसे पकड़ोगे, ये क्या हो जाएगा? इथॉक्सी, और यहाँ पे दो कार्बन लगे हुए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? इथेन, ठीक। और इसी की जगह पे अगर मैं ये ऐसे बना दूं, देखना ध्यान से, ये एक ऑक्सीजन और ये ऐसा कुछ, ठीक ना। यहाँ पे एक कार्बन है, तो इसका आप लोग क्या नाम रखोगे? ये देखो ऐसा रखोगे ना, मिथॉक्सी। और यहाँ पे एक, दो और ये तीन कार्बन है, तो क्या बोलोगे? प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक। मैं ये बताना चाह रहा था, ये अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है? दोनों ही ईथर है हमारे केस में। देखो इस वाले ऑक्सीजन के इधर दो कार्बन और इधर दो कार्बन, ठीक ना। इस वाले ऑक्सीजन के इधर दो कार्बन और इधर दो कार्बन, लेकिन इस वाले ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन और इधर तीन कार्बन। ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं मेटामर्स। ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामर्स बोलते हैं। कि फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हो। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इधर देखो एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि इधर एक प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं मेटामर्स। तो देखिए, अभी हम लोग ने बात किया मेटामेरिज्म के बारे में, रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में, और पोजीशन आइसोमर्स और चेन आइसोमर्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो अब हमारे पास लास्ट बचता है टॉटोमेरिज्म। तो मैंने इसको काफ़ी पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर आप लोग के लिए टॉटोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। तो पहले टॉटोमर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखो, दो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, मान लो तुमने दो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स लिए, एक ए और एक बी, ये दोनों आपस में कैसे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, ठीक। ये दोनों आपस में रैपिडली इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट तेजी से हो रहे हैं, और टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा या बहुत लो नहीं है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेंटेन किया गया है, ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इन दोनों का रैपिड इंटर कन्वर्जन हो रहा है आपस में, और ये दोनों ही आपस में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं। कैसे आइसोमर्स है? कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल, ठीक। तो इन दोनों को हम लोग बोल देंगे टॉटोमर्स। क्या बोल देंगे? टॉटोमर्स, ठीक ना। टॉटोमर्स इन दोनों को बोल देंगे।
अच्छा, देखो टॉटोमर्स या टॉटोमेरिज्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग के लिए, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, फिनॉल कीटो टॉटोमेरिज्म, नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म, इमीन इनामीन टॉटोमेरिज्म, अमीडो इमिडोल टॉटोमेरिज्म। ठीक, लेकिन इसमें से हम लोग को इस स्टेज पर बेसिकली कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पर फोकस करना रहता है। ठीक, और ये सभी में दो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स रहेंगे जो कि आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हों एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स, इसीलिए उसको हम लोग टॉटोमर्स बोलते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक कीटोन लिया है, ये देखो एक कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, RCOOR, नहीं सॉरी RCOR। ठीक ना, यहाँ पे क्या है, कीटो ग्रुप है, कीटो फॉर्म, कीटोन को हम लोग कीटो ही बोल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड से हमारे पास आ जाता है इन, और अल्कोहल से हमारे पास आ जाता है ऑल। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है OH, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ऑल, यानी कीटो फॉर्म से ये इन ऑल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों कन्वर्ट हो रहा है भाई, यहाँ पे देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो कार्बन है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर है, कार्बोनिल ग्रुप से जो कार्बन अटैच्ड है उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। वो अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में टूट करके, ये देखो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसने कहाँ पे रख दिया है, इस वाले बॉन्ड पर रख दिया है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, जो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आप लोग देख सकते हैं बन चुका है। ठीक, और जबकि इसने अपना डबल बॉन्ड यहाँ पे रखा, तो ये वाला कार्बन जो है कि पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, इसलिए अपना ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड इसने तोड़ करके ऑक्सीजन के ऊपर भेज दिया। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में टूट ही चुका था, तो ये हाइड्रोनियम आयन उसके ऊपर जाके अटैक कर देता है। अगर आप लोग को अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं देखो आप लोग के लिए एक सिंपल सा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लो ये है हमारे पास, ठीक ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था जिसको हम लोग बोल रहे थे कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन। क्यों बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है तो उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे इस ऐसे इसने इस बॉन्ड पे गिरा दिए। ठीक ना, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है कि H+ के फॉर्म में फ्री हो गया, और यहाँ पर कार्बन की पेंटावेलेंसी होने लगी जिसके कारण इसको अपना बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करना पड़ा। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव ने मिलकर के एक बॉन्ड बनाया जो कि हमको ऐसा दिखा। देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड रखा था तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन से ऐसे ही अटैच हो गया। ठीक ना, तो ये देखो ये बेटा ये कीटो फॉर्म था हमारे पास। ठीक ना, कीटो फॉर्म से ये किस में कन्वर्ट हो गया, कीटो फॉर्म से ये किस में कन्वर्ट हो गया बताओ। ये है हमारे पास इन, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए हम लोग अल्कोहल का ले रहे हैं ऑल। ठीक ना, तो ये इन ऑल में कन्वर्ट हो गया। अब ये इन ऑल वापस से टूट सकता है। देखो ये जो दोनों बॉन्ड हैं, मतलब ये जो बॉन्ड है दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ये ऐसे टूटा, यहाँ पे वापस ही डबल बॉन्ड बनाना चाहा, तो फिर से इस वाले कार्बन पे पेंटावेलेंसी नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला कार्बन ऐसे टूट जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ठीक, और ये वाला हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर कार्बन के नेगेटिव से अट्रैक्ट होकर के वापस से यही बना लेगा। तो मतलब ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, मतलब कीटो फॉर्म कभी इनॉल में जाता है, कभी इनॉल कीटो फॉर्म में आता है। ठीक, तो ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्जन इन दोनों का लगा ही रहता है, इसीलिए इसको बोल रहा है टू और मोर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स दैट अंडरगो वेरी रैपिड इंटर कन्वर्जन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर आर कॉल्ड टॉटोमर्स। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉटोमर्स बोल देंगे। ठीक, टॉटोमर्स एग्जिस्ट एज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, आप लोग देख सकते हैं ये एज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है टॉटोमर्स, और कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द टॉटोमर्स, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। तीन बातों पर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म ज़्यादा मतलब बनेगा। मान लो कीटो फॉर्म हमको यहाँ पे मिल रहा है 90%, और इनॉल फॉर्म जो हमको मिल रहा है वो 10%। ठीक, तो ये किस बात पर डिपेंड करता है कि ये 90% मिला और ये 10% मिला, ये इसके स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, या इन ऑल की स्टेबिलिटी कैसी है। ठीक ना, दोनों का स्टेबिलिटी हमको देखना पड़ता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है। ठीक, और किस बात पे डिपेंड करता है, तुमने यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा लिया है इस बात पे भी इसका अमाउंट डिपेंड करता है, तुमने टेम्परेचर कैसा रखा है इस बात पर भी इसका अमाउंट डिपेंड करता है। तो बेसिकली तीन बातें हुई कि किस किस चीज़ पर इसका कंपोजिशन डिपेंड करता है। पहला, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ बोथ द टॉटोमर्स, दूसरा
नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा टेम्परेचर। ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ। सिंपलेस्ट कीटोन आप लोगों ने नाम सुना होगा। सिंपलेस्ट कीटोन एसीटोन होता है, क्यों? एसीटोन ही होता है ना। ठीक है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यही है हमारे पास एसीटोन, सही है कि नहीं? अब इस एसीटोन में देखो यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप से तुम्हारे पास दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक ना। इसको मैं CH3 ना लिख करके मैं यहाँ पे CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक। ये हमारे पास अल्फा कार्बन हो जाएगा और इनसे जो तीनों कार्बन जुड़े हुए हैं ये सारे अल्फा हाइड्रोजन्स हो जाएंगे। ये भी अल्फा कार्बन होगा और इससे तीनों जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो भी अल्फा हाइड्रोजन ही होंगे। लेकिन यहाँ पे हमको फिलहाल अभी एक अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। ये देखो, ये अपना बॉन्ड इस पर ऐसे गिराया तो यहाँ पे कार्बन की पेंटावैलेंसी होने लगी, जिसके कारण इसको अपना बॉन्ड तोड़ करके इसको ऐसे भेजना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने अपना बॉन्ड तोड़ दिया है तो देखो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर इस्टेब्लिश होगा। कैसे इस्टेब्लिश होगा? देखो ये हमारा कीटो फॉर्म में अभी एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि एसीटोन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कीटोन, ठीक ना। तो ये हमारे पास कीटो फॉर्म में अभी इस समय एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसका बनाऊँ इन ऑल फॉर्म, देखो कुछ ऐसा दिखेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर ये हो जाएगा CH3, ठीक ना बेटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इन ऑल फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, इन ऑल फॉर्म। और आप लोग को मैं बता दूं ये 99% पाया जाता है, 99% से ज़्यादा ही पाया जाता है, और ये लेस देन 1% पाया जाता है, ठीक ना। इसका मतलब इसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो अमाउंट ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है एसीटोन का कीटो फॉर्म में, इनॉल फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। सॉल्वेंट हम लोग ऐसा लेते हैं, टेम्परेचर मेंटेन ऐसा करते हैं, ठीक है। और इन दोनों को आइसोलेट आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग चाहो कि मैं खाली इनॉल फॉर्म निकाल लूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ऑर्डिनरी कंडीशंस में, ठीक ना। ऑर्डिनरी कंडीशंस में आप लोग इनॉल फॉर्म को अलग नहीं कर सकते हो और कीटो फॉर्म को अलग नहीं कर सकते हो, ठीक। आप लोग कोई एक्स्ट्रा वहाँ पे कंडीशंस अप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा घटा रहे हो, सॉल्वेंट दूसरा ले रहे हो, ठीक ना, कोई डिफॉर्मिंग ग्रुप ला रहे हो, तो उस कंडीशंस में ऐसे हो सकते हैं कि आप लोग किसी को आइसोलेट कर पाओ, लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वही हमारा फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि द इंडिविजुअल टॉटोमर कैन नॉट बी आइसोलेटेड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे टॉटोमर्स मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक ना, उसके एक एग्जाम्पल आपको करा दिए। और डिफरेंट टाइप्स के टॉटोमेरिज्म होते हैं, देख लो। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है, फिनॉल कीटो टॉटोमेरिज्म होता है, नाइट्रोसो ऑक्साइम होता है, इमीन इनामीन होता है, अमीडो इमिडोल टॉटोमेरिज्म होता है, ठीक ना। लेकिन मैं वो आप लोग को इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उतना आप लोग को नीड नहीं पड़ेगा अभी। आप लोग बोल रहे हो तो मैं आप लोग को सेकंड दिखा दे रहा हूँ। मान लो फिनॉल कीटो बनाना है अगर हमें, तो देखो पहला क्या है, फिनॉल है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिनॉल कीटो टॉटोमेरिज्म, ठीक ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग फिनॉल बना लेंगे। फिनॉल तो आप लोग अच्छे से बना ही लोगे, नहीं बना पाओगे? अरे ऐसा मत करो यार, बना लो। फिनॉल हो जाएगा हमारे पास OH, या हाइड्रोजन को मैं इसको ऐसे दिखा दूँ OH, और यहाँ पे कीटो, तो पहले तो हमारे पास फिनॉल बन गया, ठीक ना। अब इसके साथ एक इक्विलिब्रियम में आने के लिए हमको एक कीटो चाहिए। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले बॉन्ड को मैं ऐसे तोड़ूंगा और इस वाले बॉन्ड को मैं ऐसे तोड़ूंगा, ठीक ना। देखो अब क्या बनेगा हमारे पास, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला हाइड्रोनियम आयन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसा दिखेगा आप लोग को, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास यहाँ पे आ जाएगा, देखो ऐसे, ठीक ना। इन दोनों डबल बॉन्ड्स को कुछ हुआ नहीं है, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, ठीक ना। अब ये हमारे पास कौन सा फॉर्म हो जाएगा, कीटो फॉर्म हो जाएगा इसका, कीटो फॉर्म। ये फिनॉल है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका कीटो फॉर्म हो जाएगा। अच्छा ये भी आपस में मतलब थोड़ा सा कन्वर्जन करने के बाद ये देखो कुछ ऐसा दिखने लगता है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। होता क्या है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे भेज देता है, तो ये ऐसा दिखने लगता है। तो ये दोनों फिनॉल कीटो टॉटोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स हुए, ठीक। ऐसे ही नाइट्रोसो ऑक्साइम है, ऐसे ही इमीन इनामीन है, और ऐसे ही अमीडो इमिडॉल है। चलो, टॉटोमेरिज्म के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक ना। मैं यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस आप लोग को दिखा रहा हूँ। अच्छा चलो इसको भी इरेज कर देते हैं, फिर आप लोग को एक्सेप्शंस को दिखाता हूँ मैं। देखो
अगर मैं इसके एक्सेप्शंस पे बात करूं, एक्सेप्शंस, तो यहाँ पे पहला एक्सेप्शन हमारे पास आता है ब्रिज हेड अल्फा कार्बन, ब्रिज हेडेड अल्फा हाइड्रोजन कैन नॉट शो कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म। ठीक, कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म नहीं शो कर सकता। ठीक ना, वो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म। तो ब्रिज हेडेड अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, पहले तो ये बात आती है मन में। तो देखो बेटा, जिन लोग को नहीं मालूम उन लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि मान लो ये तुम्हारे पास एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ठीक ना। ये तो मैंने प्लेनर साइक्लोहेक्सेन बनाया हुआ है। साइक्लोहेक्सेन का मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप लोग उस पर देख सकते हो कि साइक्लोहेक्सेन को कैसे करेक्टली ड्रॉ किया जाता है, ठीक ना। उसमें मैंने बताया है कि कैसे बनाया जाता है, ठीक ना। चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक साइक्लोहेक्सेन बनाया है, और अगर इसके बीच से मैं एक और ऐसे एक रिंग ज्वाइन करूँ, देखो ये कार्बन है, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुए। अब देखो अगर कोई इधर से व्यूवर देखेगा, मान लो इधर मैंने एक आई बना दिया और यहाँ से कोई व्यूवर देख रहा है, ठीक ना, तो उसको एक रिंग ऐसा दिखेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, उसको ये रिंग दिखेगी, ठीक ना। अगर कोई व्यूवर इधर से देख रहा है, इधर आई रखा हुआ है उसका, और इधर से देख रहा है, तो उसको कौन सी रिंग दिखेगी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, उसको ये वाली रिंग दिखेगी। मतलब यहाँ पर एक ही कंपाउंड में दो दो रिंग दिख रहे हैं हमें। तो ऐसे पोजीशंस पर, मतलब इन दोनों पोजीशंस पर जहाँ पर कि दोनों रिंग आके जुड़ रही हों, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ब्रिज हेड। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड। ठीक, इन दोनों को बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बन। यहाँ पे जो कार्बन हुआ जुड़ा हुआ है, इन दोनों रिंग को जो जोड़ के रख रहा है वो वाला कार्बन, उसको बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बन। वैसे ये भी है, ये भी क्या हो जाएगा, ब्रिज हेड कार्बन हो जाएगा हमारे पास, ब्रिज हेड कार्बन। ठीक, अच्छा यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हुए, 1 2 3 बॉन्ड हुए, इसका मतलब एक हाइड्रोजन भी रहा होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रहा होगा। तो बेटा इन्हीं दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, यही दोनों होते हैं हमारे पास ब्रिज हेड हाइड्रोजन। क्या होते हैं? ब्रिज हेड हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास, ब्रिज हेड हाइड्रोजन। ठीक, और ये भी हमारे पास ब्रिज हेड हाइड्रोजन हुआ। मैंने क्या कहा, ब्रिज हेडेड अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब जरूर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बोनिल ग्रुप लगा होना चाहिए। याद करो, इस कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट वाला कार्बन क्या होता था? अल्फा कार्बन होता था। ये भी अल्फा कार्बन हुआ। इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाता था? अल्फा हाइड्रोजन कहलाता था। सही है? तो यानी ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी यही वाला अल्फा हाइड्रोजन, ठीक ना, यही वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है, क्यों इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, सिर्फ इसी को अल्फा हाइड्रोजन इस समय बोलेंगे। इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को आप लोग कीटोइनॉल फॉर्म में टोटोमेराइज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? देखो, इसको मैं इरेज कर दूं 2 मिनट के लिए आप लोग के लिए। देखो मान लो ये ऐसे मैंने बनाया इसको, अब आप लोग मेरे को बताओ कि यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन कौन कौन सा है। ये देखो, एक साइक्लोहेक्सेन ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक ना। और ये देखो बीच वाला कार्बन जो मैंने उस समय बनाया हुआ था, नहीं आपको क्लैरिटी आ रहा तो मैं यहाँ से दिखा दूँ आप लोग को बनाने के लिए। देखो यही मैंने बनाया था, तो यही वो बीच वाला कार्बन है, देखो ध्यान से। ठीक, और ये दोनों देखो ब्रिज हेड कार्बन है हमारे, यही दोनों क्या हैं? ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक ना, यही दोनों हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन है। ये देखो, इन दोनों के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर यह हाइड्रोजन, ठीक ना। मान लो यहाँ पे मैंने एक कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया ऐसे। ठीक, अब इस कार्बोनिल ग्रुप से जो कार्बन अटैच है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। ये भी हो जाएगा हमारे पास अल्फा कार्बन। अच्छा, इस वाले अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, और ये अल्फा कार्बन, ठीक ना, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, और ये अल्फा कार्बन। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना?
तो कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा अल्फा हाइड्रोजन। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में आप लोग क्या करते थे, इसी अल्फा हाइड्रोजन को आप लोग ब्लॉकेज करते थे ना। देखो देखो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूँ, ठीक, और इस वाले बॉन्ड को मैं ऐसे तोड़ दूँ, ठीक, तो देखो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पर देखो हाइड्राइड आयन के फॉर्म में ये निकलेगा, ठीक ना। यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड उसको कंपनसेट करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, ठीक। और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर चला आएगा। अब देखो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पर इस वाले कार्बन का अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे इस समय, तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण आप लोग जानते हो इसमें बॉन्ड एंगल आता है 120 डिग्री का, यानी प्लेनर। कैसा आएगा, प्लेनर आएगा। और अगर इसको प्लेनर होना है तो ये वाला जो आप लोग को दो रिंग दिख रहे हैं ना, अगर ये प्लेनर होने की कोशिश करेगा तो ये रिंग ऑटोमेटिकली ब्रेक कर जाएगा, ठीक, ये रिंग ऑटोमेटिकली ब्रेक कर जाएगा। तो इस ब्रेकेज को रोकने के लिए ये टॉटोमेरिज्म होगा ही नहीं, ये बॉन्ड कभी भी ऐसे नहीं टूटेगा। और ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोनियम आयन के हाइड्राइड आयन के फॉर्म में कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। उसके जगह पे आप लोग इन दोनों अल्फा हाइड्रोजन को प्रेफरेंस दोगे, इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को प्रेफरेंस नहीं दोगे। इन दोनों को आप लोग कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में दिखा सकते हो, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन आप लोग का कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आप लोग चाहो कि ये वापस से ऐसे ब्रेकेज करके ये ऐसे बन जाए और ये वाला बॉन्ड भी आप लोग का वापस से टूट जाए, मतलब कुछ इस तरीके का, तो ऐसा नहीं होगा, ये वापस बैक भी नहीं जाएगा, समझे। तो इसीलिए मैंने लिखा है ब्रिज हेडेड अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे जो ब्रिज हेड पे अल्फा हाइड्रोजन है वो कभी भी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये वाला हाइड्रोजन कभी भी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसकी जगह पे ये दोनों हाइड्रोजन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, मान लो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा होता, ये इस तरीके से, ये वाला तो अब हैपन होने से रहा, ये तो ऐसे होगा नहीं, ये भी ऐसे होगा नहीं, ये वाला होगा। देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा और इस वाले हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड ऐसे उठा लिया, ठीक ना। देखो क्या होगा तब, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे लगा रहेगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर आके ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जो वहाँ से टूटा है, ठीक। और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से लगा ही था। आया बात समझ में। ये देखो अब ये क्या है, इन ऑल, ये इन ऑल फॉर्म बन गया हमारे पास, इन ऑल फॉर्म। और ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। बात को समझो मेरे, ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज हेड अल्फा हाइड्रोजन है। देखो ये ब्रिज हेड अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ब्रिज हेड अल्फा हाइड्रोजन कभी भी तुम्हारा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो ये हमारा पहला एक्सेप्शन हुआ, ठीक ना। अब इसका दूसरा एक्सेप्शन देखो हमारे पास कौन सा आता है। दूसरा एक्सेप्शन हमारे पास आता है बेंजोक्विनोन का। बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर आप लोग के क्लास 12th के बुक में दिया हुआ है, आप लोग देखोगे तो देखो। दूसरा हमारे पास है बेंजोक्विनोन का। बेंजोक्विनोन ऑल डू नॉट शो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक। बेंजोक्विनोन, अब आप लोग स्ट्रक्चर सोच रहे होगे कि बेंजोक्विनोन का कैसा होता होगा। तो देखो बेंजोक्विनोन कैसा होता है, ये है डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर। इसको मैं अच्छे से बता दूँ, गंदा लग रहा है देखने। ऊपर एक कार्बोनिल ग्रुप, नीचे पर एक कार्बोनिल ग्रुप। ये हमारे पास हो जाएगा बेंजोक्विनोन। यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन चाहे तो दिखा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहता है, ठीक।
ये देखो बेटा कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास, कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ा जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक ना। तो हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन अभी हैं, नीचे वाला पोर्शन सेम है तो उसको भी कंसिडर हम नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, हम किसी को भी एक ले सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं चाहूँ कि बेटा ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ दूँ, मैं ये वाला बॉन्ड ऐसे गिरा दूँ और ये वाला हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ऐसे तोड़ ले, तो देखो क्या बनेगा। देखो इसने अपना बॉन्ड गिराया हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा यहाँ पर कुछ, देखो डबल बॉन्ड बन रहा है ना, और ये वाला हाइड्रोजन जाके उस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है ये डबल बॉन्ड यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ठीक, आपस में ही डबल बॉन्ड बना लिए हैं, यहाँ पे ये कार्बन है। तो ये ऐसा सिस्टम अलीन में होता है, ठीक ना बेटा, आप लोग को याद होगा अलीन्स का सिस्टम, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो ये अलीन सिस्टम होता है, और ये कभी भी रिंग में एग्जिस्ट तब कर ही नहीं पाएगा, ठीक ना, ये रिंग पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यानी ये आपका टोटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये देखो इनॉल बन जाता, ये इनॉल बन जाता, लेकिन फिलहाल नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अलीन फॉर्मेशन करने लग रहा है जो कि रिंग में एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो कीटो इनॉल का आप लोगों ने डेफिनेशन देखा, उसके टाइप्स देखे, फिर उसके बाद आपने 2 एक्सेप्शंस भी देखे टोटोमेरिज्म के। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स ख़त्म होता है। अब हम लोग को नेक्स्ट पार्ट में देखना है स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर आके मिलते हैं, थैंक यू।